आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपकी बायोलॉजी की क्लास में फर्स्ट ईयर क्लास के लिए पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सजीव जगत। आपकी फर्स्ट यूनिट जो होगी इसमें जीव जगत में विविधता, उसका पहला चैप्टर है सजीव जगत। इसका पार्ट 1 आपको यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि सजीव जगत में विविधता शब्द का मतलब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि विविधता हम किसे कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे आगे की, लेकिन जो है सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बेसिक की पता होनी चाहिए कि जैसे आप बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो, जीव विज्ञान सब्जेक्ट आपने लिया होगा, तो जीव विज्ञान है क्या या जीव विज्ञान कहते किसे हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक दो बेसिक चीज़ों की, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है जीव विज्ञान। पता तो हो गई आपको, फिर भी बता देते हैं। विज्ञान की वो शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान कहलाती है, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या हो गया, इसे ही इंग्लिश में बायोलॉजी बोला जाएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। अब यहाँ जो जीव हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इस जीव में आपके सभी जंतु भी आ जाएंगे, इसमें आपके जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो सभी आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फादर, यानी कि इसकी जो खोज थी या फिर इसके जो जनक थे वो कौन थे, तो हम बात करेंगे जीव विज्ञान के जनक की। जीव विज्ञान के जनक, ये फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। एक वैज्ञानिक थे अरस्तु, ठीक। फादर ऑफ बायोलॉजी आपके हैं अरस्तु, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। अब उसके बाद क्या किया गया था कि जीव में वहाँ आपने देखा कि हमारे पेड़ पौधे और जंतु सभी आते हैं। उसके बाद जीव विज्ञान की 2 ब्रांचेस आएंगी। फर्स्ट आपकी होती है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसे हम बोलते हैं जूलॉजी, ठीक। जंतु विज्ञान पहली ब्रांच आएगी जंतु विज्ञान। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब जंतुओं में जानवर भी हो जाएंगे, हम लोग भी हो जाएंगे, ठीक है। जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। जंतु विज्ञान कहलाती है।
वहीं अगर हम इसके जनक की बात करें कि जो फादर ऑफ जूलॉजी है वो कौन है, ठीक, तो इसी के आगे लिखे दे रहे हैं हम फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे, तो जंतु विज्ञान के जो जनक थे वो भी थे अरस्तु। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु थे और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु थे। तो सिंपल आपकी दो डेफिनेशन पहले हो गई हैं। पहली आपकी बायोलॉजी के लिए कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं कहलाती है जीव विज्ञान। अब बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी थे अरस्तु। जीव विज्ञान को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, मतलब उसके अंतर्गत उसे दो भागों में बांट दिया गया है। पहला वो ब्रांच आएगी जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अब सेकंड की बात हम करते हैं, जो दूसरी आएगी वो आएगी आपकी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसको हम बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी, ठीक। देखिए विज्ञान की वो शाखा सेम वही प्रोसेस हो जाएगी जैसे यहाँ पे विज्ञान के आगे जंतु लिखा है, तो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो कहलाती है जंतु विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा या जो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं कहलाती है वनस्पति विज्ञान या फिर बॉटनी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम ऊपर आपको लिख के दिखा देते हैं। ये चीज़ें आपको जो है याद होनी चाहिए कि बॉटनी किसे बोलते हैं, जूलॉजी किसे बोलते हैं, जीव का मतलब क्या है, या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। ये बहुत नॉर्मल सिंपल चीज़ें हैं जो आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें बोलेंगे इनको, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम किसकी, वनस्पति विज्ञान की। वनस्पति विज्ञान, ठीक, इसको बोलते हैं बॉटनी। जीव विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों, ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, वनस्पतियों या फिर पेड़ पौधों को का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगी, वनस्पति विज्ञान या फिर कहलाती है बॉटनी। वनस्पति विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी इसके पहले आपने देखा कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु थे, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु थे। अब हम बात करेंगे कि वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है या किनको कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम है थियोफ्रस्टस। जो वनस्पति विज्ञान के पिता थे थियोफ्रस्टस,
ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जो पिता थे, जनक थे, फादर थे, आप यहाँ कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, पिता भी बोल सकते हो, फादर भी यूज़ कर सकते हो, सबका मतलब एक ही होगा, जो आपको याद हो सके वो आप बोल सकते हो। वनस्पति विज्ञान के जनक, पिता, फादर, जो भी आपको बोलना हो, कौन थे? थियोफ्रेस्टस। तो ये इतनी कुछ कॉमन चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो आप बॉटनी, जूलॉजी या फिर बायोलॉजी बोलते हो, उसमें भी देखो इसके नाम का मतलब छुपा होता है। कैसे? जो आपका बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी बोलते हो आप सब, यही बोलते हैं ना? ये बायोलॉजी भी आपके जो शब्द है वो दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका आ जाएगा बायोस और सेकंड क्या बचेगा? लॉजी। लॉजी या लॉगस इसको आप बोल सकते हो, या लॉगिया भी बोल सकते हैं। ठीक, जिसमें आपका बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगिया का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के, ये दोनों जो आपके शब्द हैं वो ग्रीक भाषा के हैं। ग्रीक भाषा के बायोस और लॉगिया से मिलकर बना है, जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ या लॉगिया का मतलब होता है स्टडी। लाइफ यानी कि जीवन, स्टडी का मतलब आपको पता है अध्ययन। जीवन से मतलब यहाँ है कि जिसके अंतर्गत हम जीवित चीज़ों या सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। अब बात करेंगे बॉटनी और जूलॉजी की कि वो उनके जो शब्द लिए गए हैं उसका क्या मतलब है। हम बोलते हैं जूलॉजी, जो लिया गया है कहाँ से? जून और लॉगस। कहाँ लिया गया है? जून और लॉगस, जिसमें जून का मतलब होता है एनिमल। जून का क्या मतलब हो जाएगा? जंतु या एनिमल। और लॉगस का मतलब स्टडी, अध्ययन करना। तो जिस शाखा के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे वो कहलाएगी जूलॉजी। सेम बॉटनी के लिए हो जाएगा। बॉटनी, बॉटनी किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ये बना है आपका बॉटैनी, जिसको हम बोलते हैं क्या? शाख या फिर पेड़ पौधे आप बोल सकते हो। यानी कि जहां हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं क्या? बॉटनी। फादर हम आपको दोनों के बता चुके हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु थे, फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ये आपकी जो बेसिक चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है? सजीव जगत। तो उसके पहले हम आपसे बोल रहे थे कि आपको सबसे पहले विविधता का मतलब पता होना चाहिए। सजीव जगत में विविधता, विविधता क्या होती है? तो विविधता हम बोलते हैं, आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार का मतलब होता है कि कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ मरुस्थल में रहते हैं, कुछ स्थल पे रहते हैं, कुछ हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व हमारी पृथ्वी पर है। जो आप बोलते हो सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपके वायरस हो गए,
या कोई भी अन्य एक कोशिकीय जीव जिन्हें आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो सारे भी हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो हमारी इस पृथ्वी पर आप जीवों के मध्य, पेड़ पौधों के मध्य, कुछ पौधे बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत लंबे हैं, कुछ जो है वो आपके शंकु के आकार के हैं, कुछ गोल शेप में होते हैं। तो विभिन्न जितने भी हमारी पृथ्वी पर प्राणी पाए जाते हैं, उनके मध्य आपस में रंग रूप को लेकर, आकार को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर, स्वभाव को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। उनके मध्य कुछ ना कुछ अंतर पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीवों के मध्य पाए जाने वाली इस विभिन्नता को ही हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। इसको डाइवर्सिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के जीवों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता को ही हम बोलते हैं विविधता। अब जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सजीव जगत। सजीव जगत आपको पता होगा सजीव, तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे सजीव के बारे में। किसके बारे में? सजीव के बारे में, कि सजीव क्या है। सजीव क्या होता है? सबको पता होगा सजीव क्या होता है। जो जीवित होता है, जिसके भीतर जीवन पाया जाएगा, वो सजीव होगा। सजीव निर्जीव आपने देखा होगा, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, या तो उसमें जीवन होगा या उसमें जीवन नहीं होगा। अगर होगा तो वो वस्तु सजीव हो जाएगी, अगर उसमें जीवन नहीं होगा तो वो वस्तु निर्जीव हो जाएगी। ये तो हमने बता दिया। लेकिन अगर आपके सामने कोई भी चीज़ें रखी हुई हैं, आपको उसमें अंतर बताना है, तो आप तो ऐसे बता दोगे अगर वो जीवित है कि वो सजीव हो गई, जीवित नहीं है तो निर्जीव हो गई। लेकिन कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी वस्तु को सजीव या फिर निर्जीव में वर्गीकृत करते हैं, उसको बांटते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम अपने आसपास के वातावरण में पाई जाने वाली चीज़ों को सजीव और निर्जीव में बांटते हैं। तो अभी आपको यहाँ पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम किसी को भी सजीव बोलते हैं या फिर निर्जीव बोलते हैं। तो आपका सबसे पहला जो लक्षण होगा वो आ जाएगा आकृति और आकार। ठीक, जो सबसे पहला आपका लक्षण हो जाएगा वो हो जाएगा आकृति और आकार का। तो आप सबको पता होगा कि जो सजीव होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है और निर्जीव की आकृति कैसी होती है। सजीवों की जो आकृति होगी वो होगी निश्चित। ठीक, देखते होंगे कि अगर कोई भी छोटा सा जंतु है, चाहे केचुआ हो गया, कॉकरोच हो गया, या फिर घोड़ा हो गया, गाय हो गई, हम लोग हो गए, यानी कि मनुष्य हो गए, तो हम लोगों की जो आकृति है वो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर हम निर्जीवों की बात करें तो उसमें क्या होगा, वो छोटी या बड़ी हो सकती हैं। तो सजीव का एक जो लक्षण हुआ वो ये भी हो गया कि उनकी आकृति जो है वो निश्चित होती है और उनका आकार भी निश्चित होगा। अगर केचुआ जो है आपका वो इस आकार का है तो वो इसी आकार का होगा। ऐसा नहीं होगा कि जब केचुआ आगे अपनी संतानों को उत्पन्न करेगा तो वो यहाँ पे जो है चौकोर हो जाएगी या वर्गाकार हो जाएगी या फिर गोलाकार हो जाएगी। तो उनका जो आकार और आकृति होती है वो हमेशा निश्चित रहती है। जब आप कॉकरोच को देखते होंगे तो उनकी आकृति भी हमेशा एक जैसी रहती होगी। या हम मनुष्यों की बात करें तो हमारी आकृति भी हमेशा एक जैसी होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वहीं अगर हम निर्जीवों की बात करें तो निर्जीवों में आपके जैसे जल की बूंद की अगर हम बात करें, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, महासागर भी बन सकता है, तो वहाँ पे उनका आकार और आकृति परिवर्तित हो सकती है। तो एक लक्षण आपका ये हो गया। उसके बाद जो सेकेंड लक्षण होगा वो आपका आएगा गमन या प्रचलन। गमन या फिर प्रचलन का मतलब गति होना। देखते होंगे जितने भी सजीव पाए जाते हैं, जैसे कि अभी देख सकते हो आप, हम यहाँ से वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब गति कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जा रहे हैं। तो जितने भी जीवित जीव होते हैं, यानी कि
जो सजीव आपके होते हैं वो गति कर सकते हैं, उनमें स्थान परिवर्तन होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। जबकि निर्जीवों में क्या होता है, वो जहाँ पे पड़े हैं वो वहीं पड़े हैं। जैसे कि ये बोर्ड यहाँ लगा हुआ है तो ये यहीं रहेगा, ये अपने स्थान को परिवर्तित करके यहाँ वहाँ शिफ्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक लक्षण ये भी होता है सजीवों का कि उनमें जो है गति होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपना स्थान परिवर्तित करके आ जा सकते हैं, जबकि निर्जीव ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो जो थर्ड पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा कोशिकीय संरचना और संगठन। कोशिकीय संरचना तथा संगठन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है जो जीवधारी होगा, यानी जो जीव होंगे उनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकीय संरचना और संगठन का मतलब होता है जो आपके जीवित जीव होते हैं उनका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका को अभी आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि सेल के बारे में, कोशिका क्या होती है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आप। तो कोशिका को जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, कोशिका को जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, यानी जीवधारियों के भीतर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। उनका जो ग्रुप होता है वो अपने संख्या को बढ़ाकर जीवधारी के शरीर का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको जो है संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्रियात्मक का मतलब होता है जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं या जितनी जैव रासायनिक या अन्य कोई क्रियाएं होती हैं वो सब कोशिका के भीतर होती हैं, चाहे श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, ये सारी क्रियाएं जो कहाँ होंगी, कोशिका के भीतर। तो इसीलिए इसे कहा, और कोशिका क्या करेंगी, जीवधारी के शरीर का निर्माण करेंगी। तो इसीलिए कहा है यहाँ पे कोशिकीय संरचना तथा संगठन भी जो है वो जीवधारियों का एक लक्षण है, यानी कि सजीवों के शरीर का निर्माण कौन करेगा, कोशिकाएं करेंगी। ठीक, फिर अगला जो उनका लक्षण आ जाएगा उसमें हम बात करते हैं वृद्धि। सजीवों का जो अगला लक्षण आएगा वो आएगा वृद्धि का, कि जो सजीव होते हैं वो वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, सजीव जो होते हैं वो क्या करेंगे, निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। कैसे? अब वो ग्रोथ जो है आकार में भी हो सकती है, मतलब आप कह सकते हो कि पहले जो है वो इतना बड़ा था। मान लिया यहाँ पे कि कोई जो जीव है, एक कोशिकीय जीव भी आप मान सकते हो, कि पहले जब वो उत्पन्न हुआ होगा तो उसका आकार इतना रहा होगा, लेकिन जब उसमें वृद्धि होना शुरू हुई तो वो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, ये वृद्धि आपकी संख्या में भी हो सकती है कि पहले जो था जीवधारी एक था, उसके बाद 2 हो गए। तो ये जो वृद्धि होगी वो संख्या में भी हो सकती है, आकार में भी हो सकती है, या फिर उसके वेट में भी हो सकती है कि पहले वो 1 kg का था और उसके बाद वो
10 kg का हो गया, उसका वेट बढ़ गया। तो वृद्धि जो है वो भी सजीवों का एक लक्षण है। अच्छा, वहीं पर अब हम बात करेंगे कि ग्रोथ जो होती है, वृद्धि जो होगी वो निर्जीवों में भी होती है। अब निर्जीवों में वो कैसे होगी, देखो जैसे अगर हम किसी पर्वत की बात करें तो पहले पर्वत जो था वो इतना बड़ा था। अब कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ हम सजीवों के लक्षण बता रहे हैं, उसमें ये निर्जीवों में भी है, अभी क्लियर कर देंगे। पहले ये पर्वत इतना था, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है धूल मिट्टी पत्थर कंकड़ सब आके क्या होंगे, जमा होने शुरू हो जाएंगे, और आने वाले कुछ वर्षों के बाद ये जो पर्वत होगा वो इतना बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है कई सारे बाहर से तत्व आके जमा हो गए हैं, जिसके कारण इनका जो आकार होगा वो बाहर से बड़ा हो गया है। तो इसने वृद्धि तो भाई इसने भी करी है ना। अब इसका आकार पर अभी बोला था आकार में वृद्धि हो सकती है, तो इसका आकार यहाँ से यहाँ इतना हो गया, तो ये भी वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ फर्क क्या होगा कि इनमें जो वृद्धि होती है वो बाह्य वृद्धि होती है, निर्जीवों में जो वृद्धि होगी वो बाह्य वृद्धि होगी, जबकि सजीवों में जो है वो आंतरिक वृद्धि होती है। ठीक है, सजीवों में वृद्धि आपकी होगी आंतरिक, जबकि निर्जीवों में आंतरिक वृद्धि नहीं होती है, वो होती है बाह्य वृद्धि। भाई किसी भी पदार्थ के ऊपर अगर कुछ सालों तक बाहर से वस्तुएं धूल मिट्टी आंधी सब चलते रहते हैं तो उसके द्वारा कोई ना कोई वस्तु हवा में उड़ के आएगी और यहाँ पर आकर जमा हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। तो धीरे धीरे आप जब कूड़ा एक जगह जमा करते हो तो देखते होगे वहाँ पे कुछ पहाड़ जैसा निर्मित हो जाता है कुछ समय के बाद। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, बाहर से धूल मिट्टी पत्थर कंकड़ आ रहे हैं तो इसका आकार जो है कुछ समय में बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बाह्य वृद्धि हो रही है, बाहर से वृद्धि हो रही है, लेकिन सजीवों में क्या होता है, आंतरिक वृद्धि होती है, और वही वृद्धि आपको बाहर की तरफ भी दिखाई देगी। अब आंतरिक में देखो उसका वेट बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस जो गुण को यहाँ हमने बताया है ये आपका सजीवों में और निर्जीवों में दोनों में पाया जाएगा। तो इसको जो है विशिष्ट लक्षण नहीं कहा जाएगा। अच्छा, विशिष्ट लक्षण देख लो, ऐसे लक्षण जो केवल विशिष्ट लक्षण का मतलब यहाँ हम बता रहे हैं आपको, विशिष्ट लक्षण ऐसे लक्षण जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे, विशिष्ट लक्षण। तो जो आपका वृद्धि वाला ये वाला पॉइंट होगा ये विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम बता रहे हैं क्यों, क्योंकि सजीवों में ये गुण पाया जाता है तो ये सजीव का भी एक लक्षण हो जाएगा। अब निर्जीव में पाया जाता है वो अलग की बात है, तो ये विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। अभी कुछ और गुण बताएंगे जो केवल कहाँ पाए जाएंगे, सजीवों में। तो वे समस्त लक्षण जो केवल सजीव में पाए जाएंगे वो कहलाते हैं विशिष्ट लक्षण। बाकी अगर हम सजीवों के लक्षणों की बात करें तो वृद्धि भी एक गुण होता है सजीव का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है केवल सजीवों के विशिष्ट लक्षण या सजीवों के लक्षण बताइए तो आप जो है वृद्धि को नहीं बताएंगे, क्योंकि वृद्धि तो अभी हमने आपको बताया है कहाँ होती है, सजीव और निर्जीव दोनों में पाई जाती है वृद्धि। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगला कौन सा लक्षण जो ऐसा है जो पाया जाएगा सजीवों में। तो अगला लक्षण है आपका पोषण, न्यूट्रिशन। सबको पता होगा पोषण के बारे में, 10th क्लास में आप जो है पढ़ चुके होंगे पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है। तो जीवधारियों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, यानी कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। अब सजीव तो जो है अपना विकास करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो उनमें पोषण जरूरी होगा, भाई उनको भोजन चाहिए होगा। लेकिन क्या ये गुण जो है वो निर्जीवों में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। अब
पोषण, जैसे कि आप पढ़ा होगा 10th क्लास में कि पोषण जो है आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण आपका कि ऐसे जीव जो अपने भोजन को स्वयं निर्मित कर सके वो कहलाएंगे स्वपोषी, और जो ना कर पाए वो परपोषी, वो कहीं और से अपने भोजन को प्राप्त करेंगे। तो सजीवों के अंदर ये गुण पाया जाता है पोषण का, जबकि निर्जीव को खाना खाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, उसे खाना मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब वो जीवित ही नहीं है। तो एक जो कैरेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा पोषण का। उसके बाद अगले लक्षण की अगर हम बात करें तो अगला कैरेक्टर आपका आएगा उपापचय का। उपापचय की अगर हम बात करें तो जानते होंगे 10th में पढ़ा होगा आपने कि जीवधारियों के शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, यानी कि जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं उपापचय। 2 प्रकार की आपकी होती हैं, उपचय और अपचय, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये जितनी क्रियाएं होती हैं वो केवल सजीवों में पाई जाती हैं, निर्जीवों में उपापचय की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। जब उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं है तो उपापचय की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके आगे जितने कैरेक्टर होंगे या लक्षण होंगे वो हम आपको कल बताते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।